हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और हम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिविक्स के देखने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज के अंदर हमने शुरुआत करी थी हिस्ट्री से, उसके बाद हमने बात करी थी ज्योग्राफी पे, और आज हम बात करने जा रहे हैं सिविक्स के ऊपर। अब ये चीज है कि आखिर हम क्या देखने क्या वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम इस वीडियो के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं ना एग्जाम में, और जिनके इस बार वापस से एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है, बस उन्हीं क्वेश्चन को यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, कुछ होता ऐसा है ना कि सीबीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो, अब हर साल कोई नई हिस्ट्री तो उसके सामने आने वाली नहीं है। हिस्ट्री तो सेम रहेगी। अब क्वेश्चन जो है ना वो घुमा घुमा कर बस पूछ लिए जाते हैं। ये सारी चीजें हमें होती हुई दिखती है। ओके, अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कब का है? तो सीबीएसई 2014 और 2013। अब आप खुद देख लो, 2013 के अंदर यही क्वेश्चन आया, वापस से उठ के वापस कब आ गया? ये 2014 के अंदर ये क्वेश्चन वापस आ गया। अब अगर मैं डिस्कस करूं कि ये है क्या, कौन सा क्वेश्चन है, तो चलो देखो। हाईलाइट एनी 3 मेजर्स अडॉप्टेड बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट टू अकोमोडेट रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो, होता कुछ ऐसा है कि जो रीजनल मतलब एक एरिया की, और साथ ही हम बात करते हैं वहां के कल्चर की। हम देखते हैं कि जैसे जैसे एरियाज बदलते हैं वैसे वैसे रीजन के कल्चर बदल जाते हैं, वैसे वैसे वहां की डाइवर्सिटीज बदलती जाती है। ओके, हमने 2 केस देखे थे, एक श्रीलंका का देखा था और एक बेल्जियम का देखा था। यहां पे बात करनी है हमें बेल्जियम के बारे में। अगर किसी को भी, इस पूरे वीडियो सीरीज के लिए बता रहा हूं, किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसी चैप्टर के अंदर जाना है, उसी टॉपिक का वीडियो देख लेना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो जाना है पीछे, और पीछे जाके वापस से वही क्वेश्चन आपको पढ़ लेने, वही टॉपिक आपको पूरा अच्छे से देख लेना है, ताकि एकदम माइंड में क्लियर रहे कि आखिर करना क्या है, सर बोल क्या रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने कल कुछ और बोल दिया था और आज कुछ और बोल रहा हूं, सेम तो है कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो चलो बस अब हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी जो रीजनल डाइवर्सिटी और कल्चर, जो एक चेंजेस हो रहे थे डाइवर्सिटी के अंदर, वो सारे के सारे उसने अकोमोडेट करके रख लिए थे। मतलब उसने है ना क्या किया था, बेसिक उनको लड़ने नहीं दिया था। मतलब जितनी भी डाइवर्सिटीज थी ना वो एक साथ रह रही थी, ऐसा नहीं था कि दोनों आपस में लड़ रही थी। ठीक है ना। फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वर इंप्लीमेंटेड बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू अकोमोडेट वेरियस रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। ठीक है, पहला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल दिया था, देयर मस्ट बी एन इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हु स्पीक डच एंड फ्रेंच इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह दिया गया कि देखो ये पूरा का पूरा बेल्जियम है। बेल्जियम के अंदर क्या था ना कि है ना, जो एक एरिया था ना, उस एरिया को हमने ये कह दिया कि देखो चलो हम ये कह देते हैं कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करने वाली है, उस गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स होने वाले हैं वो है ना इक्वल रहेंगे। आधे रहेंगे डच बोलने वाले, आधे रहेंगे क्या बोलने वाले, वहां पे फ्रेंच बोलने वाले। अब डच और फ्रेंच एक जो लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यों हमने मिनिस्टर्स को बांट दिया? तो देखो बच्चों, होता कुछ ऐसा है ना कि इंडिया के अंदर जैसे हम कास्ट को एक मेजर मानते हैं जिससे हम हमारी डाइवर्सिटी को देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कई सारी कास्ट होती है, ठीक उसी तरीके से हम जब बात करते हैं बेल्जियम की, तो वहां पे जो डच था ना, डच और फ्रेंच, ये सारी जो चीजें थी उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बट रखे थे। और अगर कास्ट की भी अगर मैं बात करूं, उससे और थोड़ा आगे चलूं, तो हम बात करते हैं हमारे रिलीजन की। हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, ये सारे के सारे रिलीजन्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स इन द 2 एरियाज ऑफ द नेशन नाउ हैव मेनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है ना कि पावर को हमेशा शेयर करना पड़ता है, तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहां हमें देखने को मिला कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर दे दी गई। बेल्जियम्स कैपिटल ब्रुसेल्स हैज अ डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ कम्युनिटी। ठीक है ना। ब्रुसेल्स के अंदर, मतलब हम देखते हैं बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल, वहां पे एक अलग ही टाइप की गवर्नमेंट आती है सामने, जिसके अंदर सभी कम्युनिटी, या फिर मैं कहूं सिर्फ ये 2 कम्युनिटी, क्योंकि सभी तो वहां पे थी ही नहीं, सिर्फ 2 थी, एक डच थी एक फ्रेंच थी, इन दोनों का ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें उस अलग ही गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, हमेशा ये देख लो कि सीबीएसई ने वापस 2011 में पूछा और उसी क्वेश्चन को अगले साल वापस 2012 में पूछ लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, रिपीट करता है। ठीक है ना। कुछ कहने का, कुछ पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी चीज वही ही रहने वाली है। डिस्क्राइब द वे इन विच पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, यहां पूछा गया पावर शेयरिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, पूछ लिया है पावर शेयरिंग आखिर होती कैसे है। ठीक है ना, किस तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट्स के बीच में, वो भी डिफरेंट
लेवल्स के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट मैं इससे हटके मैं डायरेक्ट इसी पे ही आ जाता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। हमें ये देखने को मिलता है कि जो पावर शेयरिंग होती है ना, वो ऐसी होती है। ठीक है, ये जो पावर शेयरिंग है ना, इस पावर शेयरिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशियल होता है। ठीक है, तीनों के अपने अपने काम होते हैं, तीनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक जो ये हमारा पार्ट है, ये दूसरे पार्ट के ऊपर, दूसरा पार्ट तीसरे पार्ट के ऊपर हमेशा एक प्रेशर रखता है। प्रेशर से आप ये समझ सकते हो कि एक जो है ना ग्रुप, वो अपनी पावर का ज्यादा यूज ना कर ले, उसके लिए दूसरे ग्रुप जो है या दूसरे जो पार्ट्स है ना इस पूरे सिस्टम के पावर शेयरिंग के, वो एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं। ठीक है ना, ताकि कोई भी अपनी पावर का ज्यादा मिसयूज ना करे। ओके, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ऑल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पावर। तीनों के पास अपनी इक्वल पावर होती है। ईच ऑफ दिस ऑर्गन रेगुलेट्स द अदर्स, सो नन ऑफ देम वे एक्सर्ट अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी। समझ गए, यही बात मैंने बोली थी, अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी किसी के पास भी नहीं आती है। Power can be distributed across the central government, the state government and the local government. अब देखो एक चीज आप यहाँ पे देखोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग हम देखते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल आपने ये एक बार ये देख लिया है। ठीक है ना, ये ऐसे वाला हमने कर दिया है। वर्टिकल पावर शेयरिंग की मैं बात करता हूं तो अब आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग ऐसे होता है। ठीक है ना, अब देखो जो हमारा ये वाला पावर शेयरिंग था ना हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सभी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पावर थी। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है। पर अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल के अंदर हमें इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। वर्टिकल के अंदर पावर्स जो होती है ना वो एक लेवल के साथ कम होती जाती है। तो सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट एसजी, और उसके बाद में जो छोटी छोटी लोकल गवर्नमेंट्स होती है एलजी, वो आ जाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है, उससे कम स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उससे कम लोकल गवर्नमेंट के पास है। अब पावर अगर मैं बात करूं तो ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोल दिया वो फाइनल है। ठीक है, अब वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, पर जरूरी नहीं है कि जो लोकल गवर्नमेंट कहे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़े। समझ गए, बस यही चीज होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पावर में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेवरल सोशल ग्रुपिंग्स इंक्लूडिंग द लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस वन। ठीक है ना, पावर्स को किसके बीच में बांट दिया गया, सोशल ग्रुप्स के बीच में बांट दिया गया, जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, लिंग्विस्टिक थे, अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर देंगे, रिलीजन्स को फॉलो करते थे। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स कैन ऑल्सो बी एविडेंट इन द वेज दैट पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड द सोशल मूवमेंट इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट पर्सन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है ना, पावर शेयरिंग जो हमें ये अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं, इसने कई बार एविडेंस दिए हैं कि देखो कई बार क्या होते हैं कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है या हमारे सोशल मूवमेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी पर्सन कहाँ पे है, अथॉरिटी में है, उसको इन्फ्लुएंस करने का पावर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो खुद, सीबीएसई 2010 एंड 2012 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब बार बार ये बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए, देख लेना। व्हाट वर द मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन इन श्रीलंका टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब देखो, एक होते हैं कुछ लोग जो समझदारी से किसी भी चीज को हैंडल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवकूफी से उस चीज को हैंडल करते हैं। समझदारी हमने कहाँ देखी, बेल्जियम में। अब मैं ये कह सकता हूं कि एक मिस कम्युनिकेशन इन लोगों के बीच में हो सकता था, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इन लोगों में एक प्रॉपर रूल करने का तरीका नहीं था, और इसी के कारण हम देखते हैं श्रीलंका के अंदर एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाती है। मेजोरिटेरियन क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, हमेशा सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक जो मेजोरिटी में हो और एक जो मेजोरिटी में ना हो। ठीक है ना, अब होगा क्या ना कि सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप मेजोरिटी में है वो हमेशा ये चाहेगा कि जो ये छोटा सा ग्रुप है ना जो मेजोरिटी में नहीं है, इसको मैं सप्रेस करूं, इसको मैं दबा दूं। ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट देखा गया है, जरूरी नहीं है हर एक सोसाइटी में ये हो। बेल्जियम की सोसाइटी आप एक अच्छा एग्जांपल देख चुके हो, इंडियन सोसाइटी आप एक अच्छा एग्जांपल देख चुके हो। हमारे बीच में एक चीज है जिसे हम कहते हैं प्रेम और सद्भावना। ठीक है ना, इस चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा देखो कि मेजोरिटी जो होगी ना, वो कई बार देखने को मिलता है कि जो मेजोरिटी नहीं है, जो ग्रुप्स ऐसे हैं जो छोटे हैं, बहुत कम लोग उनके ग्रुप्स में हमें देखने को मिलते हैं, बहुत कम लोग उनके रिलीजन या लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, उस जगह पे वो क्या करती है, उनके ऊपर फोर्स करती है कि वो भी उनका रिलीजन या जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है मेजोरिटी वाला, उसको फॉलो कर ले। ठीक है ना, तो अब है ना ऐसा क्या होगा कि एक गवर्नमेंट जो है ना वो भी रूल मेजोरिटी को
सपोर्ट करेगी, और जो सिन्हाला सुप्रीमेसी है, मतलब जो सिन्हालास हैं वो मेजोरिटी में थे, और जो हम अगली कम्युनिटी देखेंगे वो उसमें क्या होगी, वो मेजोरिटी में नहीं होगी। ठीक है ना, अब ये मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं इस पे आ जाता हूँ। An act that recognized Sinhala as the only official language and disgraded Tamil was passed in 1956। 1956 की बात है। कुछ ऐसा होता है कि देखो, हमारा श्रीलंका जो है, उस श्रीलंका के अंदर हमें दो कम्युनिटी देखने को मिल रही थी मेजोरिटी में, एक थी सिन्हाला, दूसरे थे तमिल। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जो तमिल थे ना, तमिल तो हमारे कहाँ है, तमिलनाडु इंडिया में है। ठीक है ना, तो वहां से जो उठ के लोग गए ना वहां पे श्रीलंका में, उन्हीं को ही यहाँ पे तमिल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कुछ नेटिव्स थे और कुछ वहीं पे बॉर्न हुए थे, इसलिए वो हम कह सकते हैं कि वहीं के ही लोग थे। ठीक है ना, तो ऐसी दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है। होता यह है कि सिन्हाला जो मेजोरिटी में होता है ग्रुप, वो क्या करता है, तमिल्स को दबाने की कोशिश करता है। कैसे करता है, तो देखो, गवर्नमेंट कह देती है कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है, ठीक है ना, सिन्हाला एक कम्युनिटी के साथ एक सिन्हाला एक लैंग्वेज भी थी, तो सिन्हाला और तमिल ग्रुप दोनों जो थे ना, उसमें से सिन्हाला जो है उसको, उसकी लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का पोजीशन दे दिया जाता है कि चलो ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकंड क्या किया जाता है, सिन्हाला एप्लीकेंट्स रिसीव्ड प्रेफरेंस फॉर प्लेसेस इन यूनिवर्सिटी द गवर्नमेंट एटसेट्रा। देखो, उनको एक टाइप ऑफ रिजर्वेशन दे दिया जाता है कि देखो, हमें ये नहीं पता कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप एबल हो कि नहीं हो, पर यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम आपको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल प्रमोट बुद्धिज्म, ओके ना, एज एन ओनली रिलीजन। ठीक है ना, सिर्फ एक रिलीजन बुद्धिज्म, उसको ही सपोर्ट कर रहा था स्टेट। ओके, द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन श्रीलंका that are run by Buddhist Sinhala politicians are perceived by the Tamil population as being insensitive to their language and culture। अब होता क्या है, एक ही बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग ही कहाँ आ जाते हैं, रूल में आ जाते हैं। अब बुद्धिज्म वाले कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरे टाइप के जो लोग भी लोग हैं, बुद्धिज्म मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बुद्धिज्म एज एन होल नहीं, जो बुद्धिज्म श्रीलंका में था उसकी बात हो रही है। तो श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट थे वो ये चाहते थे कि दूसरे जो कम्युनिटीज है ना, उनका रोल ना हो पाए। अब जब ऐसे में हम देखते हैं तो वहां की जो तमिल पॉपुलेशन थी, जो दूसरी कम्युनिटी थी, उन्हें भी ये लगने लग जाता है कि अरे यार, हमारे लिए ये जो सिन्हाला पॉलिटिशियंस हैं, जो ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं ना, ये तो किसी काम के है ही नहीं, ये तो अपना ही काम करते जा रहे हैं और हमें किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं देते हैं। अगला देखते हैं, सीबीएसई 2012 और 15 का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन आखिर होता क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है कि आखिर डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या होता है कि जब सारी की सारी पावर एक ही जगह पे आकर ऑक्यूपाई हो जाती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, पर जब पावर्स को नीचे के लोगों के साथ शेयर किया जाता है, मतलब नीचे के ग्रुप्स में उसे बांट दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 1992 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कई सारी ऐसी नई चीजें की जाती है जिससे डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना, वो आगे बढ़ जाता है। देखते हैं क्या क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय अथॉरिटीज ट्रांसफर फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट एंड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट्स आफ्टर। अब देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है ये। देखो, मैंने एक है ना अभी आपको एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था पावर का, ऊपर सीजी, उसके नीचे एसजी, उसके नीचे एलजी। ठीक है ना, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। होता कुछ ऐसा है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर देती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे देती है। आफ्टर the 1992 constitutional amendment, a significant step in the direction of decentralization was made। okay, चलो ठीक है, क्या होता है देखते हैं। ठीक है, election to public offices must be held on a regular basis per the constitution। ठीक है, पहली बात तो ये कहा कि जो ये ऑफिसेज है ना, जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट वाले जो भी ऑफिसेज होते हैं ना, इन ऑफिसेज के अंदर हम ये देखेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे टारगेट किया गया था कि लोकल गवर्नमेंट में होता क्या था ना, बहुत लंबे लंबे टाइम में एक बार इलेक्शन होते थे। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने कह दिया कि अरे ऐसे थोड़ी चलेगा,
हम एक है ना टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 5 इयर्स फिक्स हो रखे हैं, अमेरिका में 4 हो रखे हैं। तो हम ये देखते हैं कि 5 इयर्स जो थे वो फिक्स कर दिए गए थे कि देखो हर 5 सालों बाद एक जो है हमें चुनाव देखने को मिलना चाहिए। इसके साथ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस आर अलॉटेड सीट्स, मतलब यहाँ पे मिल गया उन्हें रिजर्वेशन। अ मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ ऑल जॉब्स आर डेजिग्नेटेड फॉर वुमन। ओके, वुमेन्स को भी एक अच्छा रूल दिया गया। ओके, उनको भी एक रिजर्वेशन दे दिया गया। Each state has established a state election commission to oversee the पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। देखो, एक होता है इंडियन इलेक्शन कमीशन, ठीक है, एक होता है बेसिक इलेक्शन कमीशन। वो पूरे इंडिया के अंदर जो भी स्टेट रिलेटेड जितने भी होते हैं या सेंट्रल रिलेटेड जितने भी हमें इलेक्शन होते हुए दिखते थे वो सब कुछ वो देखता था पहले, ठीक है ना। पर अब हुआ ऐसा कि चलो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक गवर्नमेंट आ गई है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट का नाम दे रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि चलो लोकल गवर्नमेंट है ना, इस लोकल गवर्नमेंट को भी अब कुछ पावर देनी पड़ेगी, और पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इलेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन के लिए हमें SEC बनाना पड़ेगा, जिसका नाम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। मतलब ये अथॉरिटी वो होगी जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। 2015-12 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। एक सेकंड, हाँ ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें रिपीट भी हो जाती हैं। अब आप ये देख लो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक्सप्लेन एनी 4 and 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो फेडरल का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखो हमारा जब इंडिया जब बिल्ड हो रहा था, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है इतनी आसानी से बिल्ड हो गया था, ठीक है। इंडिया के अंदर जब अंग्रेज वापस जा रहे थे तो हम देखते हैं कि सभी जो हमारे छोटे छोटे से जो हमारे राजा थे उस टाइम, जो किंगडम्स थे, जो भी प्रिंसली हाउसेस थे ना, उन्होंने बोल दिया कि हम क्यों आते हैं आपके साथ। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं और वो इन सभी लोगों को एक साथ लेकर आते हैं और एक इंडिया बनाते हैं। और इंडिया को बोल दिया जाता है कि अब इंडिया जो है ना वो क्या होगा, एक फेडरल होगा। ओके, फेडरलिज्म जो है ना इंडिया के अंदर अब इंप्लीमेंटेड किया जाएगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब लिख दिया गया है कि इंडिया जो है हमेशा फेडरलिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर फेडरलिज्म जो है ना वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। क्योंकि फेडरलिज्म की डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर फेडरलिज्म होता कैसे है। डेफिनेशन आपको कंफ्यूज कर सकती है, कई सारे सिमिलर टर्म्स ऐसे भी हैं जो आपको लगेगा कि अरे ये तो फेडरलिज्म क्या है, ये तो इसको तो ऐसा भी कह सकते थे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको समझते हैं कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। अब देखो कुछ टॉप 5 एलिमेंट दिए गए हैं 2019 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, जो कि हमें एक फेडरल नेशन बनाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन कंट्रोल ओवर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दैट कॉल फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, while the state governments are given control over matters of local significance और daily administration। देखो मैंने ये एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर बात आ रही है कि ये सभी जो लोग हैं ना उनको ये पता होना चाहिए कि इनकी पावर क्या क्या है, इनके काम क्या क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कुछ कोई जो अपना ग्रुप है वो कुछ और कर रहा है, कोई ग्रुप जो है वो कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होता कुछ ऐसा है कि 2019 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो ये हम देखते हैं 1949 के अंदर ही आ गया था, ठीक है, बट यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो वही रहने वाला है ना, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हो सकता होगा, ठीक है ना, हट कुछ भी नहीं सकता है ज्यादा। अब देखते हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नेशनल इंपॉर्टेंट के मैटर्स है ना उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब कैसे, तो देखो बैंकिंग सबसे पहला अच्छा एग्जांपल जो है बैंकिंग है, ठीक है ना। अब बैंकिंग क्या है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के किसी एक पार्ट में ही है, बैंकिंग जो है आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। डिफेंस, ठीक है, क्या है, डिफेंस बैंकिंग, इसके जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है। मतलब अगर बात आर्मी की है, भले ही बात RBI की है, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा उसे और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट लोकल पुलिस जो हम देखते हैं ना वही, ठीक है, उसे कौन कंट्रोल करता है, उसे ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, लैंड टैक्सेस, ये सारी चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स थे जो इन लोगों में बांट दिए
गए थे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जो स्टेट के पास है, जो लोकल सिग्निफिकेंस है, जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन है ना इन लोगों के पास, वो इन लोगों के पास आ गया। डेली एडमिनिस्ट्रेशन ये देखेंगे और जो पूरे नेशन के लिए है वो ये देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट्स एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल्स बोथ बेनिफिट फ्रॉम देयर इंडिपेंडेंस, देयर आर सिस्टम लाइक दिस इन इंडिया, द यूएस एक्सेट्रा, ठीक है ना, दोनों का फायदा है। आगे बढ़ते हैं। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट अनलिटरली alter the fundamental rules of the constitution, both level of government must agree on such reforms, ठीक है। अब देखो हर एक को है ना पावर भी दी गई है, ठीक है, इंडिपेंडेंस दी गई है पर एक पावर भी दी गई है कि पावर ये है कि कोई भी ग्रुप जो है ना वो दूसरे ग्रुप की पावर को नहीं छीन सकता। जैसे कि हम बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ये सब्जेक्ट्स होंगे ना इनके अंदर बिना किसी वजह के कभी इंटरवेंशन नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फेडरल सिस्टम हैज टू गोल्स, टू प्रिजर्व एंड एडवांस नेशनल यूनिटी एंड टेक इनटू द अकाउंट रीजनल वेरिएशन, ठीक है ना। अब देखो ये किस लिए किया जाता है, फेडरलिज्म या फेडरल जो होता है गोल वो इसलिए किया जाता है कि ताकि एक नेशनल लेवल पे भी हमारी यूनिटी बने रहे और साथ ही साथ जो रीजनल वेरिएंस है ना वेरिएशंस भी हमेशा बने रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिक रेवेन्यू सोर्सेज टू गारंटी इट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो हर एक के पास अपने अपने कुछ क्या कर दिए गए हैं, रेवेन्यू सोर्सेस फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं लैंड टैक्सेस, तो वो हमें कहां देखने को मिलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को मिलते हैं। इसके अदर देन कोई भी बड़ी चीजें होगी तो वो किसके अंडर में आती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स have made a significant impact on Indian democracy. At the same time, there are many difficulties, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट्स होती है वो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर कई सारे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करती है, पर हम ये भी साथ में देखते हैं कि इंडियन जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके सामने कई सारी डिफिकल्टीज भी हमें देखने को मिलती है। तो अब ये डिफिकल्टीज क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ अच्छी चीज आती है तो उसकी वजह से तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, पर अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो अच्छे के साथ बुरा भी तो हमेशा साथ में चलता है। बस यही चीजें हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाय इट्स अकम्प्लिशमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडियन डेमोक्रेसी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बात करता हूं तो इसमें आती है पंचायती राज। पंचायती राज जो आप देखते हो ना गाँव वगैरह साइड में आती है उसको ही हम कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा क्या है ना डीप में नहीं जाना, ऊपर से समझ जाओ, पर एकदम अगर डीप में समझना हो तो जाओ टॉपिक देखो पूरा सब समझ जाओगे। लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग हैज एडेड इज स्टैंडिंग डेमोक्रेसी इन आवर नेशन। अब देखो होता क्या था ना, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे इंडिया का ध्यान रखना था। अब पूरा इंडिया जो है एक गवर्नमेंट कैसे ध्यान रख सकती है, और लोग भी तो चाहिए। तो ऐसे में हमारे सामने कॉन्सेप्ट आया स्टेट गवर्नमेंट का। अब हर एक स्टेट के पास अपनी गवर्नमेंट है, पर आप खुद ये सोचो कि कैसे एक स्टेट गवर्नमेंट अपने इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट का ध्यान एक साथ रख सकती है, ठीक है, मुश्किल होगा ना। तो ऐसे में छोटा सा और भी अल्टरेशन किया गया और उसके बाद आ गई लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही काम था कि उसका जो लोकल एरिया है उसका ध्यान रखना है, बस बात खत्म। तो अब इससे क्या होगा, इससे जो एक हम ये देखते हैं कि उसका एक पहुंच जो है, डेमोक्रेसी की जो पहुंच है वो बढ़ गई। एक जो डेमोक्रेसी का एरिया था ना वो बढ़ गया। पहले सेंट्रल लेवल पे बातें की जाती थी, फिर स्टेट लेवल पे बात की जाती थी, अब आपके लोकल लेवल के ऊपर बात की जाती है। आप ये देख सकते हैं आपकी लोकेलिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोकेलिटी के अंदर जो भी आपका एक पर्सन होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, आप डायरेक्टली जाके उससे मीट कर सकते हो, उससे बोल सकते हो देख भाई ये गलत हो रहा है, ये रोड वगैरह जो है वो सही करवाओ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो यहाँ पे करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। ये सारी चीजें आप कहाँ कर सकते हो, ये लोकल गवर्नमेंट में ही आप कर सकते हो। बाकी अदर जगह पे आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहला तो ये हो गया, ठीक है, यूनिटी बढ़ गई हमारे नेशन की। दूसरा क्या है, लार्जर वॉइसेस, मतलब हमारी जो वुमेन्स थी ना उनकी वॉइसेस को बहुत ज्यादा पुश किया गया, मतलब उन्हें रिजर्वेशन वगैरह देके लोकल गवर्नमेंट में लाया गया। आगे हम बात करते हैं द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम भी थी, कौन सी है कि जो ग्राम सभा विच असेस हाउ वेल द ग्राम पंचायत इज परफॉर्मिंग आर नॉट रेगुलरली हेल्ड बट इलेक्शंस आर। देखो होता क्या है ना, अब ये जो सिस्टम बनाया गया ना लोकल गवर्नमेंट का, ये इतना इजी नहीं था जितना इजी आज यहाँ पे समझाने में लग रहा है, ठीक है। अब होता क्या है ना, ग्राम पंचायत होता है,
ठीक है, ग्राम सभा होती है, मतलब इनके ऊपर एक से बढ़कर एक लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, ठीक है ना। अब उन 3 लेवल्स के ऊपर ही हम ये सारा सिस्टम यहाँ पे देखते हैं। अब होता क्या है ना कि ग्राम पंचायत जो है, अब ऐसी कितनी ग्राम पंचायत होगी जो कितनी सारी ग्राम सभा के अंदर आती होगी। अब इतनी कितनी ग्राम सभा होगी जो इसके ऊपर वाला जो लेवल होगा उसके अंडर में आती होगी। तो हम ये देखते हैं कि ये एक जो यूनिटी है, ठीक है, वो करने का काम तो जरूर किया गया था, पर अभी भी कहीं ना कहीं ग्राम सभा लेवल के ऊपर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जाता है, रेगुलर बेसिस के ऊपर इसकी मीटिंग्स नहीं होती है। द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट गिवन लोकल गवर्नमेंट सफिशिएंट अथॉरिटी ओवर सिग्निफिकेंट मैटर और सफिशिएंट फंडिंग। हम ये देखते हैं कि चलो हमने लोकल गवर्नमेंट तो बना दी, पर अभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि सारी पावर मेरे पास हो, मैं किसी को पावर और कुछ देने वाली नहीं हूं। अब होगा क्या, इसकी वजह से कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो लोकल गवर्नमेंट को ना तो कोई फंडिंग देती है ज्यादा, और ना ही सिग्निफिकेंट मैटर के अंदर उसे बोलने की कोई, ये क्या होता है, हम देखते हैं एक स्पेस देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता है, हाउ आर दी पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस तरीके से स्टेट और हमारे सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो चलो देखते हैं। देखो तीन क्वेश्चन आ गए, ठीक है, सिमिलर। अ थ्री फोल्ड एलोकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिजल्ट्स इन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब होता क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ये वर्टिकल और ये जो अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन था ये मैंने आपको बता दिया था। इसी के साथ में मैंने एक डिस्कस किए थे सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने बोला था कि किसी ना किसी, हम देखते हैं किसी ना किसी जगह पे हर एक सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट के ऊपर रूल बनाने का या लॉस बनाने का या काम करने का जो कंट्रोल होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि एक जो मैनेजिंग अथॉरिटी होगी ना, वो सिर्फ एक होगी। तो बस वही हम देखने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, ठीक है ना। तो इनका काम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 3 लिस्ट बनाई गई, ठीक है। एक लिस्ट का नाम था यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट का नाम था हमारी स्टेट लिस्ट, और जो थर्ड लिस्ट थी ना उसका नाम था कॉन्करेंट लिस्ट। अब होता क्या है इनमें, तो देखो यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर जो काम करने का पूरा पावर है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का है। स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करने का जितना भी पावर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, पर सुप्रीमेसी हमेशा यूनियन गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट की मैं बात करता हूं। इट कवर्स इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज सच एज द नेशंस डिफेंसेस, इंटरनेशनल रिलेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, यही नहीं आते, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड दिस इश्यूज, ओके, ये भी मैंने बता दिया है। टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन दिस रीजन्स क्या है, पॉलिसीज अक्रॉस द नेशन, दिस इश्यूज हैव बीन इंक्लूडेड टू द यूनियन लिस्ट, ठीक है। कोई भी पॉलिसी वगैरह लानी करनी हो तो सब यूनियन गवर्नमेंट के भरोसे ही चलता है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं स्टेट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं स्टेट लिस्ट। इट कवर्स इश्यूज विद नेशनल, रीजनल एंड लोकल सिग्निफिकेंट। ये देखो ये कॉन्क्रुएंट लिस्ट है, ठीक है ना, ये कॉन्क्रुएंट लिस्ट है, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है इधर, इधर हम देखेंगे कॉन्क्रुएंट लिस्ट है। कॉन्क्रुएंट लिस्ट मतलब CON कॉन्करेंट। अब ये मत बोलना कि सर आपकी स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि मेरी हिस्ट्री समझ में आ सकती है, इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। लॉज एंड डिसीजन इन दिस एरियाज कैन ओनली बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट कवर्स इश्यूज विद नेशनल, रीजनल एंड लोकल सिग्निफिकेंस इंक्लूडिंग पुलिस, बिजनेस, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। यहाँ पे है ना थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक है इस पीपीटी के अंदर, ठीक है। मिस्टेक क्या है ना कि यहाँ पे ये कंट्री लिस्ट नहीं होगा, पहली बात तो ये होगा स्टेट लिस्ट, ठीक है ना। कॉन्क्रुएंट नहीं होगा, ये स्टेट लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं ना वो मैं बता देता हूँ। नेशनल वाला हटा दो, ठीक है, सिर्फ रीजनल रख दो, ठीक है। लोकल भी रख दो, चलो ठीक है। रीजनल और जो लोकल है ना वही जो है वो किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं ये तो अलग ही लिस्ट इसने बना दी है, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा कॉन्क्रुएंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लिस्ट है, कॉन्क्रुएंट लिस्ट हमें देखने को मिलती है। इट कवर्स टॉपिक्स दैट कंसर्न्स बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेज द स्टेट गवर्नमेंट इन द सेम वे, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों देख लेते हैं। इट कवर्स इश्यूज इंक्लूडिंग मैरिज, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड लेबर यूनिट्स। ये सारे के सारे कॉन्क्रुएंट के अंदर आ जाते हैं। ऑन सर्टेन इश्यूज बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स में
डिसाइड। तो कुछ ऐसी ही चीजें होती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय ओवरलैपिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है ना, हमें क्या करना है कि ओवरलैपिंग ऑफ सोशल डिफरेंसेस हमें समझाना है कि आखिर ये होता क्या है। पहली बात तो सोशल डिफरेंस क्या होता है, उसका ओवरलैप होना क्या हो जाता है, वो हमें बताना है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, when certain social differences cross over into other differences, overlapping differences are also produced। अब देखो क्या होता है ना, सोसाइटी जिसको हम सोशल कहते हैं, सोसाइटी एक सोशल पैरामीटर होते हैं सोसाइटी के कुछ। अब होते क्या है ना कि हर एक सोसाइटी का अपना अपना कुछ अलग तरीका होता है किसी काम को करने का। ठीक है, हमारा एक, अगर हम हिंदूज की बात करते हैं तो हिंदूज के अंदर हमारा एक अपना खुद का कल्चर है, हमारी एक अपनी सोसाइटी है। ठीक है ना, और ये सारी चीजें ही मिलकर हमारी सोसाइटी को कुछ अलग बनाती है। हमारे फेस्टिवल्स हो सकते हैं, हमारे कपड़े पहनने का तरीका हो सकता है, ठीक है ना, हमारा फूड हो सकता है, हमारे फोक सॉन्ग्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, अब हर एक सोसाइटी के अंदर ये अलग अलग होता है। अब हिंदू सोसाइटी के अंदर जो है वो सिख सोसाइटी में नहीं है, जो सिख में है वो लेट्स सपोज जो क्रिश्चियन सोसाइटी होती है उसमें नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिफरेंस होते हैं। अब होते क्या है ना कि ये जो डिफरेंसेस है ना, वो कई बार एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब मिक्स मैच हो जाता है। अब उस सिचुएशन को यहाँ पे हमें समझाना है। तो देखो क्या है, when one type of social difference overrides another and the people begin to feel as though they belong to distinct communities, this type of a situation results in social divisions। होता क्या है ना कि कभी कभी लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि वो किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, अब वो किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं है तो उन्हें ये लगने लगेगा कि मुझे इस सोसाइटी से दूर रहना चाहिए अगर मैं इस सोसाइटी का पार्ट नहीं हूं। और यहीं से ही शुरुआत हो जाती है सोशल डिविजन्स की। सोशल डिविजन्स का मतलब होता है लोग एक दूसरे को अलग अलग समझने लगते हैं, अपनी सोसाइटी को अलग, दूसरे की सोसाइटी को अलग। आगे बढ़ते हैं। डीप सोशल डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट कुड रिजल्ट फ्रॉम द ओवरलैपिंग डिस्पैरिटीज। होता क्या है ना कि जब लोगों को ज्यादा ही ये डिविजन्स चुभने लग जाते हैं तो उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस ड्यू टू ब्लैक्स क्या है प्रोपेंसिटी फॉर क्या है पॉवर्टी, होमलेसनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, द गैप बिटवीन ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स डेवलप अ सोशल डिवीजन इन द यूएस। अब यूएस के अंदर क्या हुआ ना, यूएस के अंदर हमें एक सोसाइटी, एक सोशल ग्रुप देखने को मिलता है जिनको हम ब्लैक्स के नाम से जानते हैं। अब ब्लैक्स को जनरल ये देखा जाता था कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके पास घर वगैरह नहीं है और उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से हमें एक सोशल डिफरेंसेस खड़ा होता हुए वहां पे दिख जाते हैं। सोसाइटी में डिफरेंस हो गया। कैसे डिफरेंस हो गया कि ब्लैक्स जो है वो हमेशा गरीब होंगे, घर नहीं होगा उनके पास में और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। आज भी यूएस के अंदर आप देखोगे कि किस तरीके से ब्लैक्स के ऊपर बहुत सारी क्या की जाती है, एट्रोसिटीज की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बोल के की जाती है या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, नहीं, लोगों को आपस में ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ, एक होता है ना कन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाता है यूएस के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट अनफेयरनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन दे एक्सपीरियंस इन आवर नेशन, दलित्स टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस। ठीक ऐसा ही हमारे इंडिया में भी एक ग्रुप देखने को मिलता है जिसे हम दलित्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जो वहां पे यूएस में ब्लैक्स के साथ हो रहा है वहां इंडिया में ये दलित्स के साथ हो रहा है। ठीक है ना, अभी देखो सोसाइटी क्या है ना, बहुत समय से एक मैच्योरिटी के फेज के तरफ बढ़ती तो जा रही है पर फेज बहुत धीरे आते हैं। ट्रांजिशन सोसाइटी में बहुत धीरे आते हैं और मैं खुद ये मानता हूँ ट्रांजिशन हमेशा धीरे होना चाहिए। जल्दी ट्रांजिशन जो होते हैं वो बाद में रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा खराब दे सकते हैं, पर धीरे धीरे जो ट्रांजिशन आते हैं ना वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। याद रखना। आगे चलते हैं। व्हेन डू सोशल डिवीजन टेक प्लेस इन सोसाइटी। ठीक है, अब बात आ गई कि सोशल डिवीजन सोसाइटी में कब होते हैं। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। देखते हैं। ड्यू टू ओवरलैपिंग डिफरेंसेस देयर इज अ सोशल डिफरेंस डिवीजन। ठीक है, जब भी सोसाइटी के अंदर एक दो अलग अलग सोसाइटी एक दूसरे के पास में आएगी तो उन्हें लगने लगेगा कि अरे ये बी सोसाइटी अलग है, ए सोसाइटी को लगेगा बी सोसाइटी अलग है, बी सोसाइटी को लगेगा ए सोसाइटी अलग है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी टकरार और इससे ही शुरुआत होगी सोशल डिविजन्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। some socio-economic divides overlap with other divides such as the divide between blacks and whites in the United States, since blacks are more likely to be poor homeless। वही घुमा फिरा के कहानी यहाँ पे दे दी है। आगे बढ़ते हैं। दे फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस अनफेयरनेस। ठीक है ठीक है ठीक है, सेम आंसर। अब यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, वो वाला तो आपने पहले भी देख लिया है। सोशल सेग्रीगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसवर्सल डिस्पैरिटीज। अब ये क्या है, सोशल सेग्रीगेशन कैसे होता है। इट इज चैलेंजिंग टू पिट वन ग्रुप of individual against the other when social divisions cut across one another।
ठीक है ना। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब दो ग्रुप्स एक दूसरे को अलग अलग मानने लग जाते हैं और एक दूसरे को कट करने लग जाते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, कट करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान को काटने लगे, नहीं, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। It implies that groups with similar interests on one topic are probably on different sides on another, creating a societal divide. हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स का एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर कह दूं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो होना चाहिए कि लेट सपोज वो 50 रुपीज ही हो जानी चाहिए, सभी ग्रुप्स बोल देंगे हाँ 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 अच्छा अच्छा है 50 कर दो। पर अगर मैं बात करूं कि अगर किसी ने बोला कि पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही रिलीजन होना चाहिए, ठीक है, तो अब हो जाएगी प्रॉब्लम शुरू। अब हो सकता है कि वो जो ग्रुप ए के ऊपर मतलब पेट्रोल प्राइसेस के 50 रुपीज होने पे खुश हो रहा था, वो सारे के सारे ग्रुप अब हो सकता है कि कुछ अच्छे भी लगे कुछ को और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें बुरा भी लगे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है सोसाइटल डिवाइड। अब हम बात करते हैं व्हाइल लार्जली क्रिश्चियन नेशंस द नीदरलैंड्स एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड आर द स्प्लिट बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, इन नॉर्दर्न आयरलैंड देयर आर ओवरलैप बिटवीन द क्लासेस एंड religion. In the Netherlands, class and religion frequent clashes. Protestant and Catholics are equally likely to be wealthy and improvised. अब होता कुछ ऐसा है कि सोसाइटी के अंदर हमें ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड हमें देखने को मिल रहा है, नीदरलैंड्स हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब वहाँ पे ये सोसाइटल ग्रुप्स है, सोसाइटी के यही दो ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं और इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं। सोशल सेग्रीगेशन कॉज्ड बाय माइग्रेशन। अब देखो कई बार सोसाइटी के अंदर जो सेग्रीगेशन है वो माइग्रेशन के कारण भी होता है। माइग्रेशन से क्या मतलब होता है, तो देखो माइग्रेशन का मतलब होता है कोई पर्सन जो है इंडिया में रहता था, उसे लगा यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो यूके माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, वहां जाके रहना शुरू हो जाता है। समटाइम्स अब वो जब यूके में जाएगा तो उसे लगेगा ना कि वहां की जो सोसाइटी है वो तो अलग है हमारी सोसाइटी से, बस यही। Sometimes migration and migrants cause divide and differences in the society. Germany and Sweden, for example, were previously very homogeneous nations. Even these nations are changing quickly due to the influx of people from around the globe. ठीक है, जर्मनी और जो स्वीडन था ना पहले बहुत तक एक जैसे ही हुआ करता था, होमोजीनियस हुआ करता था, बट अब क्या देखने को मिलता है कि वहां पे बहुत सारा माइग्रेंट्स पहुंच गए हैं। इस वजह से अब वहां के जो पूरे लोग हैं अब बदल चुके हैं। इन एडिशन टू ब्रिंगिंग देयर ओन कल्चर विद देम, माइग्रेंट्स फ्रीक्वेंटली एस्टैब्लिश न्यू सोशल नेटवर्क्स। ठीक है ना, वहां पे खुद के सोशल नेटवर्क्स वगैरह वो लोग बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। इन दिस रिगार्ड द मेजॉरिटी ऑफ नेशंस ऑन अर्थ आर मल्टीकल्चरल एंड दी हैव कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ नेशंस के अंदर मल्टीकल्चर और जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटास है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है कनाडा में रहता है, ठीक है, उसके साइड से क्या हुआ था, उसने एक बार मुझे बताया था कि हम देखते हैं वहाँ पे ऐसा सीन है कि जो एक पंजाबी होगा ना वो दूसरे पंजाबी को सपोर्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, वो आपस में ग्रुप बना लेंगे, आपस में एक सोसाइटी अलग से खड़ी कर देंगे, उनके जो घर वगैरह होंगे वो एक अलग ही पार्ट में होंगे। मतलब देखा जाता है कि जो एक सिख होंगे वो दूसरे सिख्स को सपोर्ट करेंगे, है ना। अब ऐसे में ये देखने को मिलता है कि जो अदर सोसाइटी वहां पे रहती है, वहां अदर सोसाइटी को वो इतना लाइक नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है ये हमारे साथ है, बट सबसे पहले कौन है, सबसे पहले हमारे सिख भाई है। कुछ हद तक सही भी है, हमारे इंडियन भाई बहनों का प्यार ही कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना, कुछ हद तक सही है, पर सोसाइटी में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में ये जो सोशल नेटवर्किंग जो है ना वो वहां पे हो जाती है। जैसे सिक्स के लिए आप कनाडा की बात कर सकते हो। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, सम पीपल कंक्लूडेड दैट पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन शुड नॉट बी अलाउड टू मिक्स, सपोर्ट दिस आइडिया विद टू आर्ग्यूमेंट्स। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो पॉलिटिकल और सोशल डिविजन्स होते हैं ना वो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है, तो चलो जानते हैं कि देखो पॉलिटिक्स जो है अगर वो सोसाइटी के अंदर मिक्स होने लग गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि सोसाइटी के अंदर एक ग्रुप जो होगा दूसरे ग्रुप को क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करेगा। The assertion is true, allowing politics and social differences to coexist will have unintended consequences. ठीक है, अगर ऐसा कभी हुआ कि पॉलिटिक्स और सोसाइटी मिल गई तो उसके कारण हमें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। It seems that the intersection of politics and social divisions can occasionally lead to very dangerous and explosive situation, reasons included. Competition between diverse political parties is a feature of democracy.
ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो आपस में क्या करती है, कंपटीशन करती है, खुद को दूसरी वाली पार्टी से बेटर बताने की कोशिश करती है। दिस कंपटीशन हैज अ टेंडेंसी टू स्प्लिट सोसाइटी अपार्ट। इसके वजह से क्या होता है ना, कंपटीशन की वजह से हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक परफेक्ट ग्रुप जो होता है ना वो चुन लेती है और उसके ऊपर ही फोकस करने लग जाती है। इट कुड बी लीड टू पॉलिटिकल स्प्लिट इफ दे बिगन टू compete बेस्ड ऑन सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक डिविजन्स। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है कि कोई एक स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन या एक स्पेसिफिक ग्रुप वो चुन लेती है और उसी के ही वो सपोर्ट करने लग जाती है। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स कैन रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड इवन द ब्रेकडाउन ऑफ अ होल नेशन। इंडिया इज अ प्राइम एग्जाम्पल। इंडिया को एक प्राइम एग्जाम्पल इसलिए कहा हुआ है कि देखो इंडिया के अंदर क्या हुआ है, इंडिया के अंदर आप देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे ना किसी टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इसी में ही हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक इसका प्राइम एग्जांपल है कि किस तरीके से अगर सोसाइटी और पॉलिटिक्स एक साथ आ गई तो पूरा का पूरा नेशन जो है ब्रेकडाउन हो सकता है, और ऐसा हमारे साथ हुआ भी है। Social differences become less dangerous if a nation's leader are prepared to share power and give it into the reasonable demands of a minority. Social differences जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कम डेंजरस हो जाएंगे कि अगर क्या हो, पावर शेयरिंग होती रहे। ठीक है ना, मतलब माइनॉरिटीज को भी पावर दी जाए तो ऐसे किसी भी तरीके के जो सोशल डिफरेंसेस है ना वो हमारे सामने नहीं आएंगे। सबको लगेगा हमारे पास भी पावर है, हम भी इक्वल हैं। इफ दे अटेम्प्टेड टू रिड्यूस डिमांड द आउटकम विल बी एक्सप्लोसिव। ठीक है ना, अगर ऐसा किया गया कि उन्हें प्रॉपर पावर नहीं दी गई, उनको प्रॉपर उनको बोलने का एक है ना प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, तो होगा क्या, उसके वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है, मेंशन द प्रॉब्लम ऑफ द कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आ गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिज्म जो है ऐसा नहीं है कि कोई 100-200 साल से ही है, इंडिया के अंदर कास्टिज्म जो है बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है ना, अब कास्टिज्म होता क्या है, हमने क्या किया है ना कि हमने हमारे ही लोगों को कुछ स्पेसिफिक वर्क के अकॉर्डिंग बांट दिया है। ठीक है ना, उसे ही हम कास्टिज्म के नाम से जानते हैं। बस इतनी सी कहानी है। अब इसके वजह से होता क्या है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। प्रॉब्लम कौन सी है, तो चलो देखते हैं। In Indian politics, caste can appear in the variety of ways. For instance, in order to garner the necessary support to win election, parties nominate candidate from the same caste while keeping in mind the makeup of the electorate by caste. होता कुछ ऐसा है ना, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा तेज होती है। वो कहती है कि देखो अगर एक एरिया के अंदर हमें अपने इलेक्शंस में विन होना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस एरिया के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड कास्ट है ना उसके ही पर्सन को खड़ा कर दो। ठीक है, इलेक्शंस में होगा क्या ना कि वो कास्ट के जो लोग होंगे ना वो अपने ही कास्ट के लोगों को वोट दे देंगे और इसके वजह से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो उस लोकल एरिया में विन कर जाएगी। अ कैंडिडेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट इज मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय दैट माइनॉरिटी। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा ना कि मेजोरिटी तो पावर में आ जाएगी। ठीक है, मेजोरिटी पावर में आ गई है, पर माइनॉरिटी का क्या होगा, तो माइनॉरिटी जो होगी वो फिर रह जाएगी पीछे। Political parties and politicians make calls to voters to cast their ballots based on caste when campaigning. अब होता भी है ऐसा कुछ कि पहले तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, किसी एक कास्ट से रिलेटेड पर्सन को खड़ा कर देगी। दूसरी बात, फिर जब कैंपेन रन होगा ना, पॉलिटिकल कैंपेन रन होगा, तब वो हमेशा ये चीज बोलेगी कि देखो आपकी कास्ट का बंदा है, इसी को तो जिताना ही है, इसको नहीं जिताओगे किसको जिताओगे, बस यही। Political parties that are seen as the representatives of certain caste are known to do so. Okay, यही होता है। Political parties make sure that the representatives from various castes and the tribes are included in the ministry when governments are formed. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसको ऐसा करना चाहिए कि कई सारे जो वेरियस कास्ट होगी ना उससे उसे रिप्रेजेंटेटिव लेकर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक कास्ट के पीछे पड़ गई और उसी के ही लोगों को वो लेकर आने लग गई। अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को लेकर आना चाहिए। सेक्युलरिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज और पर्सन बट इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। हमें ये देखने को मिलता है कि जो सेक्युलरिज्म है ये एक आइडियोलॉजी जो है वो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की या कई सारे लोगों की नहीं होती है। ठीक है ना, बट उसके बावजूद भी सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे इंडिया का एक फाउंडेशन स्टोन है। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री कैसे है, इंडिया का सेक्युलर होने का मतलब है कि इंडिया जो है ये विश्वास रखता है कि हम किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे लिए सभी रिलीजन जो है एक बराबर है, कुछ अलग अलग कोई बात है नहीं, सब एक बराबर है। ठीक है ना, अब कुछ लोगों के लिए ये होगा कि अरे हमारा रिलीजन तो अलग है,
उसका रिलीजन अलग है, तो एक जैसी बातें कैसे हो सकती है, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। पर उसके बावजूद भी इंडिया जो है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है। देखते हैं। Although secularism is not a philosophy of all political parties or individual, it is a cornerstone of our country. The following points can be used to assess the assertion. ठीक है, the Indian state has no recognized religion. ओके, इंडिया के पास कोई भी रिकॉग्नाइज रिलीजन नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं कई सारे ऐसे इस्लामिक कंट्रीज है जहां पे इस्लाम ही उनका क्या है, एक स्पेसिफिक रिलीजन है, ऑफिशियल रिलीजन है। श्रीलंका की बात थोड़ी देर पहले ही करी थी, ठीक है ना, वहां पे भी एक रिलीजन नहीं, खैर एक लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया गया था, ठीक है ना। ऐसी कई सारी जगह भी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट एनी रिलीजन अ स्पेशल स्टेटस अनलाइक द सिचुएशन ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, इस्लाम इन पाकिस्तान एंड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे लिए ऑफिशियल नहीं है, सब बराबर है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरी पर्सन एंड द कम्युनिटी टू फ्रीडम टू सिलेक्ट, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड एनी रिलीजन दे चूज और टू प्रैक्टिस नन एट ऑल। हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है हमारी कम्युनिटी को कि आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी जो रिलीजन है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको स्प्रेड कर सकते हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ नहीं बढ़ सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स इन ऑर्डर टू अपहोल्ड रिलीजियस कम्युनिटी इक्वली। ठीक है, हमें ये देखने को मिलता है कि कई सारी जो गवर्नमेंट होती है वो रिलीजियस मैटर्स के अंदर, हमारे इंडिया में कहा गया है कि कुछ भी हो जाए रिलीजन मैटर के अंदर नहीं बोलना है, गवर्नमेंट अपना काम करे, रिलीजन अपना काम करे। पर अगर रिलीजन जो है वो किसी भी तरीके से कुछ ऐसे एक्शंस कर रहा है जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी को नुकसान हो सकता है, तो हाँ गवर्नमेंट आ सकती है, इंटरवेन कर सकती है। ओके, फॉर इंस्टेंस अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड। इसे ही हमने देखने को मिला था इंडिया के अंदर, अनटचेबिलिटी जो कि एक सोसाइटी का एक पार्ट था उसको क्या किया गया, उसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन कैन नॉट लिव टुगेदर इन दी सेम कम्युनिटी सिंस देयर गोल्स आर इनकम्पेटिबल एंड विल ऑलवेज क्लैश। अब होता क्या है ना कि कई सारे रिलीजन के जब कई सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो होगा क्या, उनके बीच में क्लैशेस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक ग्रुप चाहेगा कि उसको थोड़ी की थोड़ी एडवांटेज मिले। द आइडिया दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट कोएग्जिस्ट एज इक्वल सिटीजंस इनसाइड वन कंट्री इज नोन एज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब यही होता है कि कई सारे डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, कई सारी कम्युनिटीज जो है ना वो एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि एक कम्युनिटी मानेगी ना कि मैं जो है उस दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर हूँ, इसके कारण मैं इसके साथ नहीं रह सकती। The following way the communalism impairs the operation of our democracy. Religious biases, preconceptions of religious groups, and the idea that one's faith is better than all other are all example of communalism. ठीक है, रिलीजियस बायसेस हो सकते हैं, प्री कॉन्सेप्शंस होते हैं लोगों को कि देखो हमारा जो रिलीजन है वो तो बेस्ट है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बस यही सारी चीजें जो होती है ना उस वजह से ही कम्युनलिज्म हो जाता है। इन अ डेमोक्रेसी दिस आर अनडिजायरेबल। पर एक डेमोक्रेसी के अंदर तो डेमो जो है मतलब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, और सभी लोग इक्वल है तभी रूल कर पाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग एक दूसरे को अलग अलग मानेंगे और उसके बाद भी वो रूल कर पाएंगे। The majoritarian control of the majority community and the minority community's desire to form a separate political body are both result of the communalism, which is harmful to democracy. Majoritarian जो control है, ठीक है, मेजोरिटेरियन जो अभी हमने गवर्नमेंट श्रीलंका वाली देखी थी ना, वही वाली बात यहाँ पे की जा रही है कि मेजोरिटी के अंदर एक कोई कम्युनिटी आ जाएगी तो माइनॉरिटी वाले को परेशान करेगी। ठीक है ना, अब उसको एक सेपरेट जो है ना उसको हमेशा रहेगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि मैं तो एक अपना खुद का सेपरेट पॉलिटिकल बॉडी बना लेती हूँ, जिसके कारण क्या होगा, कम्युनलिज्म होगा। ठीक है, sacred symbols, religious leaders, and the emotional appeals to the voters of one faith over others are all part of communalism. लोगों को खुद के जो सिंबल्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा बेटर लगने लग जाते हैं दूसरे रिलीजियस जो भी हमारे लीडर्स हैं या फिर जो भी सैक्रेड सिंबल्स हैं उनसे। ओके, विच रिजल्ट्स इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अलोंग रिलीजियस लाइन्स। डेमोक्रेसी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। पर जो हमारी डेमोक्रेसी है ना वो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। उसका मानना है कि ठीक है सबके अपने खुद के सिंबल जो है वो होंगे, ठीक है ना, बट इसके वजह से हमें हमारी एक सोसाइटी को नहीं बोलना है। हमारी सोसाइटी एक है, उस एक सोसाइटी को ही हमें हमेशा प्रेफरेंस देना है। समटाइम्स कम्युनलिज्म रिजल्ट्स इन द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, राइट्स एंड मैसेकर, अपसेटिंग डेमोक्रेसीज कोर फाउंडेशन। ठीक है ना, कम्युनलिज्म जब भी होता है लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, राइट्स होते हैं, मैसेकर्स होते हैं, और साथ ही साथ हमारे डेमोक्रेसी के कोर फाउंडेशन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं उसके कारण। व्हाट आर द इंटरेस्ट ग्रुप?
गिव टू फीचर्स ऑफ प्रमोशनल प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं और क्या ये प्रमोशनल प्रेशर, या फिर हम ये कह सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप का क्या है ना, हम ये कह सकते हैं हाँ, इनका क्या रोल होता है, क्या इनके फीचर्स होते हैं, उसके बारे में पूछा गया है इंडिया स्पेसिफिक। Interest and pressure groups are the organization that constantly work to sway the policies of the government। ठीक है ना, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही ये पॉलिसीज वगैरह होनी चाहिए जो भी गवर्नमेंट बना रही है। अब होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत बना देती है, कोई पॉलिसी अच्छी नहीं बनाती है, तो ये इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। However, they do not seek to actively hold or distribute political power। पर इनको है ना किसी भी तरीके की एक पॉलिटिकल पावर वगैरह नहीं दी जाती। बस हाँ, एक प्रेशर ग्रुप है, एक इंटरेस्ट ग्रुप है, हाँ चलो ठीक है, पर इनको पावर कभी भी नहीं दी जाती। ठीक है ना। अब टू हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। When people with similar occupations, interests and the opinions band together, these groups are क्रिएटेड। जब लोगों के विचार, जब लोगों के इंटरेस्ट, जब लोगों के ऑक्यूपेशंस, जब लोगों के ओपिनियंस एक जैसे हो जाते हैं, तब वो मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्रुप को बना लेते हैं। They have the same goal of advancing the greater good। They strive to aid groups beside their own constituents। अब होता क्या है ना कि वो चाहते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एडवांसिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो गुड्स है, मतलब जो उनके लिए बेटर है, वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। अब ये चीज़ें अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को उन्हें कवर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर मूवमेंट ग्रुप्स। ओके, अब ये मूवमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मूवमेंट ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर गोल क्विकली और ब्रॉड टारगेट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मूवमेंट ग्रुप जो होते हैं ना, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही हमारे सामने आते हैं किसी पर्टिकुलर गोल को लेके। इनका काम होता है कि जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर जो गोल है उसको हम क्या करें, खत्म कर दे। इसको लिए उसके लिए मूवमेंट चलाए या जो भी उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर जो गोल है वो जल्दी से जल्दी टारगेट भी हो जाए और वो टारगेट पूरा भी हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन डेट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इश्यूज ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दिस ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट मूवमेंट। ठीक है ना। अब होता क्या है, कोई पर्टिकुलर इशू हम इनके लोगों के सामने आता है ना, मूवमेंट ग्रुप के सामने, तो ये मूवमेंट करने लग जाते हैं कि चलो ठीक है, और कुछ तो हम कर नहीं सकते, मूवमेंट हम कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं। फॉर इंस्टांस द नर्मदा बचाओ आंदोलन, द राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट, द पुअर वुमेन्स एंटी लीकर मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म मूवमेंट ग्रुप्स एज एग्जांपल। ठीक है ना, अब एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट ग्रुप भी होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म भी होते हैं जो किसी एक छोटे से टाइम के लिए आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लंबे टाइम के लिए आते हैं। ठीक है ना। अब जो ग्रुप्स है वो कुछ मूवमेंट को है ज्यादा चलाना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स को, जो मूवमेंट्स को कम चलाना चाहते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट कैंपेन्स फॉर वेरियस इश्यूज। फॉर इंस्टेंस, नर्मदा बचाओ आंदोलन फर्स्ट फॉर टू ब्लॉक द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर, बट ओवर द टाइम इट टेकन to cast doubt on all large dams and the development paradigm they called for them। अब होता क्या है ना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन वाला जो ग्रुप था ना, उसने पहले शुरुआत करी थी सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब वो सभी डैम्स के पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है ना। उनका मानना है कि देखो डैम वगैरह गलत चीजें हैं, नहीं बनानी चाहिए। अब जो जैसा मानता है उसको मानने दो। व्हाट इज पॉलिटिकल मूवमेंट। अब पॉलिटिकल मूवमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट। तो चलो देखते हैं। पॉलिटिक्स रिलेटेड सोशल मूवमेंट आर नोन एज पॉलिटिकल मूवमेंट। जब पॉलिटिक्स सोसाइटी से जुड़ जाती है, सोशल मूवमेंट्स को एक होता है ना पुश करने लग जाती है, तो होता क्या है, तो उसे ही हम पॉलिटिकल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब पॉलिटिकल मूवमेंट्स मे बी सेंटर्ड ऑन अ सिंगल टॉपिक, अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम और अ सेट ऑफ कंसर्न दैट अ सोशल ग्रुप शेयर्स इन कॉमन। होता क्या है कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं वो किसी एक टॉपिक के लिए सेंटर्ड होते हैं और रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। कई सारे कंसर्न्स जो होते हैं, कई सारे सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, कई सारे सोशल ग्रुप के जो हम ये कह सकते हैं मेन इश्यूज जो होते हैं ना, उनको ये शेयर करते हैं। It tries to persuade people or the government to take action on the problems that are the movement's main concern। मतलब कहा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एक कोई पर्टिकुलर इशू है, तो उस पर्टिकुलर इशू के लिए काम किया जाए और काम करके इस पर्टिकुलर इशू को, पर्टिकुलर टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। अब ये जो इश्यूज जो होते हैं ना, वो सोसाइटल इश्यूज होते हैं, सुसाइटल नहीं, सोसाइटियल। ओके, हमें याद रखना। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सोसाइटी रिलेटेड ही ये मेजर्स हमें देखने को मिलते हैं। वेरियस पॉलिटिकल मूवमेंट्स इंक्लूडेड, कई सारे पॉलिटिकल मूवमेंट है, जैसे कि द मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट्स आर इशू स्पेसिफिक मूवमेंट विद द कंस्ट्रेंट टाइम फ्रेम्स ऑन एंड अ पर्टिकुलर गोल, जैसे कि नर्मदा बचाओ
आंदोलन। अदर मूवमेंट्स आर मोर जेनरिक और यूनिवर्सल इन नेचर एंड एम टू अकम्प्लिश अ लार्ज ऑब्जेक्टिव ओवर एन एक्सट्रीमली लेंथी पीरियड ऑफ टाइम। द एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड द वुमेन्स मूवमेंट फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं छोटे टाइम के लिए, कुछ ऐसे होते हैं बड़े टाइम के लिए, ठीक है। बस इतना ही है कहानी, ऐसे कोई एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बहुत ही लंबी चौड़ी कोई अलग ही चीज है, नॉर्मल चीजें हैं। और पॉलिटिकल मूवमेंट्स स्कोप कुड बी लोकल, रीजनल, नेशनल और इवन ग्लोबल, ठीक है। एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो होता है ना, वो कैसा हो सकता है, लोकली हो सकता है, रीजनली हो सकता है, नेशनली हो सकता है, ग्लोब, ओवर ग्लोब, मतलब पूरी हर जगह पे सब जगह चल रहा है। एक मी टू मूवमेंट चला था, ठीक है ना। एक ऐसा मूवमेंट था ना कि मतलब इससे थोड़ा अलग है। मी टू मूवमेंट था, मी टू मूवमेंट जो था ना, वो ऐसा एक मूवमेंट था जो ग्लोबली हर जगह देखा गया था। ओके, फॉर इंस्टेंस द मूवमेंट फॉर वुमेन सफरेज, सिविल राइट्स, गे राइट्स एंड द एंटी ग्लोबलाइजेशन, ये सारे ऐसे कुछ मूवमेंट है। एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है ना। अब बात आती है कि आखिर मल्टी पार्टी जो सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो देखो, एक सोसाइटी, एक हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के अंदर कई सारे हमें सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। अब सभी सोशल ग्रुप्स के खुद के कुछ इंटरेस्ट होते हैं। तो अब होता क्या है ना कि सभी ग्रुप्स क्या चाहते हैं कि हमारे सोशल इंटरेस्ट जो है, हमारे जो बेसिक इंटरेस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी फुलफिल किए जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक अलग अलग पार्टीज बना लेते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है, रूल करने के लिए कई सारी पार्टीज एक साथ आ जाती है। इसे ही हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अब कुछ मल्टी पार्टी सिस्टम के फायदे होते हैं और कुछ मल्टी पार्टी सिस्टम के नुकसान भी होते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हम पहली बात करते हैं एडवांटेजेस की, या फिर हम कह सकते हैं मेरिट्स की। A multi-party system enables political representation for a range of interests and व्यू पॉइंट। हम देखते हैं मल्टी पार्टी जो सिस्टम होता है वो कई सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को सामने लेकर आता है। देखो होगा क्या ना, हर एक ग्रुप के पास अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो जल्दी से जल्दी उसके जो इश्यूज हैं, उसके जो इंटरेस्ट है ना, वो लोगों के सामने आ पाएंगे, ठीक है ना। उसे किसी एक पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। पीपल हैव द ओपिनियन टू सिलेक्ट फ्रॉम अ रेंज ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस मेथड। इससे लोगों के पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उन्हें जो अच्छा लगता है उसे वो चूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि कुछ डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे। तो डिमेरिट्स, दिस मेथड ऑफन सीम्स टू बी क्वाइट डिसऑर्गेनाइज्ड। इसके कारण क्या होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। लोगों को लगने लगता है कि अरे कहाँ पे जाए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, ये इसकी बात कर रहा है, ये उसकी बात कर रहा है, हम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज ओकेजनली अ रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इससे हमें देखने को मिलती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखो क्या होगा ना कि जब कई सारे सिस्टम एक साथ वर्क करने लग जाएंगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि पॉलिटिकल मतलब हमारी जो यूनिटी है, हमारी पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो हार्म होने लग जाएगी। तब ऐसा होगा ना सिस्टम कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कंपीट करने लग जाएगी। अब जैसे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी रूल में आती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको गिराने की ट्राई करेगी, जिससे सोसाइटी के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। क्या होती है देखते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसकी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, वो हम देख लेते हैं। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आर रियल एक्टिव एंड परफॉर्म रीजनली। हम देखते हैं कि जो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, रियल एक्टिव मतलब क्या होता है, एक रीजन स्पेसिफिक पार्टी होती है, ठीक है ना। एक होती है नेशनल पार्टी, यूनियन गवर्नमेंट, ओके, या फिर मैं ये कह सकता हूँ एक हम ये कह सकते हैं ना कि एक ऐसी पार्टी भी होती है जो पूरे नेशन के लिए होती है, एक ऐसी पार्टी होती है जो स्पेसिफिक किसी रीजन के लिए होती है, उसे ही हम रीजनल पार्टीज कहते हैं, ठीक है। इट हाईलाइट्स लोकल कंसर्न एंड रीजनल इश्यूज इन पर्टिकुलर एंड इट सोलली इफेक्ट्स द रेजिडेंट्स इन दैट एरिया, ठीक है। रीजनल पार्टीज जो होती है ना, वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड होती है, किससे, वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड होती है उस रीजन के लोगों से। इसी कारण से वो रीजन के लोगों के जो भी इश्यूज हैं उनको सामने ला सकती है, ठीक है ना। बहुत अच्छी पार्टी, बहुत अच्छी चीज होती है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ओके। इट एम्फेसिस रीजनल कल्चर आइडेंटिटी मोर सिंस इट सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस इट, ठीक है ना। कई सारे रीजनल कल्चर जो आइडेंटिटीज होती है वो ये सामने लेकर आती है। देयर आर प्रीरिक्विजिट्स टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी को भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स होती है। तो ये प्रीरिक्विजिट्स क्या होती है, तो देखो, in an election for the legislative assembly it needed to receive at least 6% of the legal votes। अब होता क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। देखो पूरे इंडिया के लिए पार्लियामेंट है, ओके, पूरे इंडिया के लिए एक पार्लियामेंट है और हर एक छोटे छोटे स्टेट के लिए अपने क्या है, उनके लिए खुद के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। अब वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जब भी इलेक्शन होगा तो उसमें 6% वोट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होगी।
इन द मोस्ट रिसेंट जनरल इलेक्शन इट वोन एटलीस्ट 3 स्टेट्स। 6% पहली बात वोट होनी चाहिए, साथ ही साथ एटलीस्ट 3 स्टेट्स के उसके पास में पावर होनी चाहिए। इन इलेक्शंस फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली इट हैड वोन एटलीस्ट 2 सीट्स, ठीक है ना, तो उसके पास लगभग लगभग 2 सीट्स तो होनी ही चाहिए। डिस्क्राइब एनी 3 ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर डिवाइजिंग वेज एंड मीन्स ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है ना। अब हमें कुछ 3 ब्रॉड गाइडलाइंस बतानी है जिससे हम ये देख पाएंगे कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंडिया में ला सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं। द 3 मेन प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स फॉर पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया आर पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल इश्यूज ऑट टू बी गवर्न्ड बाय लो। पहली बात क्या होना चाहिए, अगर आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना है, पॉलिटिकल पार्टीज में कोई रिफॉर्म लाना है, तो सबसे पहला रिफॉर्म यही होना चाहिए कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या चल रहा है उसे किसको देना पड़ेगा, उसको लॉ के हाथों में देना पड़ेगा। मतलब उसमें कुछ आपको लॉज बनाने पड़ेंगे। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जिसमें नेपोटिज्म देखने को मिलता है। नेपोटिज्म कैसे होता है कि एक ही पर्सन, एक ही फैमिली जो होती है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को रूल कर रही होती है, ठीक है ना, और वो भी छोड़ती ही नहीं है अपने रूल को। ऐसा है ना, उसका एक ऑक्यूपाइजेशन हो जाता है, उस ऑक्यूपाइजेशन को वो छोड़ती नहीं है, उसको ही वो बना के रखती है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं आगे। पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल इश्यूज ऑट टू बी गॉन बाय अ लॉ। पॉलिटिकल पार्टीज ऑट टू कीप अ लिस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। अब इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मेंबर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो वो कभी नहीं करती। रन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक इसमें इलेक्शन होना चाहिए कि हाँ कौन सा जो पर्सन है उसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि एक पर्सन जो सबसे ऊपर पावर में है वही हमेशा रहता है, और उसके जाने के बाद उसके कोई बच्चे जो होंगे वो रहेंगे, ठीक है ना। और जो मेंबर्स होंगे उनको आइडिया, उनको एक होगा ना, उनको कभी भी सपोर्ट या कभी भी उनको ऐसा कभी भी एक लिवरेज उनको देखने को नहीं मिलेगा कि वो कभी भी ऊपर आ पाए। इलेक्शन हो ही नहीं रहे ना, तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो मेंबर्स उनकी लिस्ट होनी चाहिए। अबाइड बाय देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, और उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। रेगुलर पीपल, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मीडिया एक्सेट्रा कैन कीप एन आई ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो रेगुलर, जो हमारे जैसे लोग हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मीडिया है, उनको नजर रखनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करना होगा, उससे कुछ पिटिशंस, पब्लिसिटी, कुछ एगिटेशन उनके लिए करने पड़ेंगे ताकि पॉलिटिकल पार्टी में ये चेंज आ सके। देखो, जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी ना, तब तक कोई भी काम होने वाला नहीं है। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं है तब तक कोई काम नहीं होगा। तो रेगुलर जो लोग हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके सामने प्रॉब्लम्स को लेके जाना होगा। द लेवल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन अफेक्ट्स डेमोक्रेसीज क्वालिटी। हम देखते हैं कि जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है उसके वजह से क्वालिटी जो है ना डेमोक्रेसी की वो बढ़ती है। इफ रेगुलर फॉक्स ओनली क्रिटिसाइज पॉलिटिक्स फ्रॉम आउटसाइड एंड डू नॉट एंगेज इन इट देमसेल्व्स, इट इज चैलेंजिंग टू इंप्रूव पॉलिटिक्स। जब तक लोग बाहर से ही बोलते रहेंगे अब पॉलिटिक्स गलत है, पॉलिटिक्स गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है, तब तक कुछ नहीं होना ज्यादा। जब तक लोग खुद इंगेज नहीं होंगे ना पॉलिटिक्स में, जब तक वो ध्यान नहीं रखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, तब तक कोई बड़ा मेजर चेंज आने वाला नहीं है। व्हाट इज मीन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, और 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, पढ़ते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु बैंड टुगेदर टू रन फॉर ऑफिस एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सामने आया है ताकि वो गवर्नमेंट को रन कर सके, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। यही होता है पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव, यही होती है पॉलिटिकल पार्टी। और कोई उसका दूसरा काम है ही नहीं कि उसको और कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि उसको मास्टर शेफ के अंदर जाना है, कुकिंग वगैरह करवानी है अपने कैंडिडेट से, नहीं, उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट रन करनी है। Political parties always implement programs and policies for society with the intention of advancing the common good। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा से यही गोल रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए, ऐसी पॉलिसीज लाई जाए जिससे सोसाइटी का भला हो सके, ठीक है, खुद का नहीं, सोसाइटी का भला हो सके। ईच पॉलिटिकल पार्टी सीक्स टू इन्फ्लुएंस वोटर्स एंड गेन देयर सपोर्ट। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को खुद का इन्फ्लुएंस वोटर्स चाहिए, साथ ही साथ उनको सपोर्ट चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी। 3 एलिमेंट्स होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, एक होता है लीडर, एक होते हैं प्रेजेंट मेंबर, और एक होते हैं हमारे जैसे लोग। द लीडर जो है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ फ्यू नोटेबल लीडर्स हु क्रिएट द पार्टीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर रनिंग इन इलेक्शन एंड सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स। देखिए होता क्या है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लीडर्स होते हैं, ठीक है, और वही लीडर्स जो है ना कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। प्रेजेंट मेंबर्स, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी पार्टीज वेरियस कमिटमेंट या फिर कमिटीज एंड टेक पार्ट इन देयर
वर्क। होता क्या है कि कुछ ऐसी भी प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं जिनका काम होता है कि जो हमारी कमिटमेंट्स है या फिर जो कमिटीज़ हैं उनके अंदर काम कैसे चल रहा है, उनमें काम कैसे करवाना है, ये सारे जो लोग होते हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोअर्स, अब हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है। दे सपोर्ट द पार्टी बाय वोटिंग इन इट्स फेवर ड्यूरिंग द इलेक्शन बिकॉज दे एग्री विद द पार्टीज फिलोसफी। अब लास्ट में हमारे आ जाते हैं हमारे जैसे फॉलोअर्स जिनका मानना होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ये हमारी ही बात कर रही है, हमारी ही फिलोसफी पे चल रही है, इसका मतलब हमें इसे ही फेवर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अगर एक डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी भी होनी चाहिए, ऐसा क्यों? तो देखो, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा कि एक जो मिस रूल है ना वो आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, तो भले ही एक पर्सन भले ही चला जाए पर दूसरे पर्सन रहे हैं, बैठे हैं, उनको आप बोल सकते हो कि देखो ये वाला पर्सन गया है पर इसका जो भी काम बचा है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल के होने के कारण ही एक अथॉरिटी आती है सोसाइटी के अंदर कि हाँ ये लोग जो है ये हमारा काम कर लेंगे, ठीक है। पर अगर एक ही सिंगल बंदा होगा तो वो कैसे सब कुछ चीजें मैनेज कर पाएगा? तो वही बात है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इलेक्शंस में विन नहीं कर पाएगा। साथ ही हम बात करते हैं नोबडी विल एबल टू प्रॉमिस द पॉपुलेंस बाय सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। अब ऐसे हम देखते हैं कि जो भी पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म लाने हैं कोई एक बंदा नहीं ला पाएगा, क्योंकि एक बंदे जो होता है वो क्या ही कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इवन इफ अ गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश इट्स इफेक्टिवनेस विल बी ऑलवेज बी क्वेश्चनेबल। अगर एक गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश की जाती है तो उसकी इफेक्टिवनेस जो होगी वो हमेशा क्वेश्चनेबल होगी कि आखिर ये काम कर पाएगी या नहीं। द एक्शन ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स विल बी सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी बाय देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाउएवर नो वन विल बी चार्ज ऑफ हाउ द नेशन इज रन। अब होगा क्या ना कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई काम करेगा, लेट्स सपोज, पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टी बना नहीं पाएगा, सॉरी पहली बात तो वो कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा। अगर गवर्नमेंट बना भी दिएगा तो गवर्नमेंट को वो रन नहीं कर पाएगा। और चलो अगर गवर्नमेंट रन भी कर दी तो उसी के ही लोग जो होंगे ना साथ के, जो दूसरी पॉलिटिकल या हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरे पॉलिटिकल सिनारियोज में काम कर रहे हैं, दूसरे पॉलिटिकल फिलोसॉफीज के साथ काम कर रहे हैं, वही उसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे, भाई तू सही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपको नेशन को रन करना है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कोई भी नेशन रन होने वाला नहीं है। कई सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स है जब पंचायती इलेक्शन आर हेल्ड विदाउट यूजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, डायरेक्ट काम करते हैं। Even though the parties do not openly contest, it is frequently seen that the village is divided into several groups, each of which nominates a panel of candidates. This makes the political party necessary. अब होता क्या है ना कि हमारे इंडियन स्टेट्स के अंदर जो पॉलिटिकल पंचायत है, हमारा पंचायती ग्रुप है, वहां पे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो है सामने आके भले ही किसी ग्रुप के अंदर बात नहीं करती है। पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्ट सामने नहीं आती पर कहीं ना कहीं पीछे उनका सपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ओपनली तो सामने नहीं आ रही, पीछे से सपोर्ट कर रही है, पर जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि गांव के अंदर कई सारे ग्रुप्स आपस में ही बटे हुए होते हैं, कई सारे कैंडिडेट्स अपने सामने वो रख देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो एक इफेक्टिव जो होता है, एक इफेक्टिवनेस जो होनी चाहिए एक गवर्नमेंट के लिए, एक पंचायत के लिए, वो वहां पे नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ आने के कारण हमेशा मिसरूल देखने को मिलता है। द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इज क्लोजली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो है क्यों, ताकि रिप्रेजेंटेशन हो सके लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के इश्यूज जो है हमारे सामने आएंगे। एज कम्युनिटीज ग्रो लार्जर एंड more complex, they required a body to collect multiple points of view and offer them to the गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटी ग्रो होगी, ज्यादा से ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगी, तो ज्यादा से ज्यादा उनके पास क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्शंस आएंगे, कई सारी मुसीबतें, कई सारी चीजें, कई सारी डिफिकल्टीज आएगी, और इन सभी से बचना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, वो पॉलिटिकल पार्टी इन सभी से डील कर लेगी। अब ऐसे में कई सारे लोग होंगे तो वो गवर्नमेंट थोड़ी रन कर पाएंगे। आगे बात करते हैं। टू सपोर्ट और कंस्ट्रेन द गवर्नमेंट, सेट पॉलिसीज, डिफेंड और क्रिटिसाइज देम, सोसाइटी रिक्वायर्स अ सिस्टम। अगर आपको किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना है, किसी भी सिस्टम को क्रिटिसाइज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उस सिस्टम का होना। सबसे पहले जरूरी क्या है, जरूरी है उस सिस्टम का होना। सिस्टम ही नहीं होगा तो आप किसको बोलोगे, ठीक है ना। दिस रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आर मेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, एक क्वेश्चन और, हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नोन एज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ठीक है, एक हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कैसे एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना कैसे रिस्पॉन्सिव हो सकता है। देखो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहां पे रूल सबके पास होता है, सबको आगे आना होता है, सबको अपना काम करना होता है। इन अ डेमोक्रेसी द पॉपुलेंस हैज बोथ द राइट एंड द पावर टू पिक देयर लीडर्स। डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को मिलता है लोगों के पास अपना राइट भी होता है और साथ ही साथ उनके पास पावर भी होती है कि वो अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। सिटीजन इन डेमोक्रेसी आर अलाउड एंड एम्पावर्ड टू स्क्रूटिनाइज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है ना, लोगों के पास पावर होती है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चला सकते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन डिसीजन दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन देम ऑल। ओके ना, आगे चलते हैं। डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन आर दी कॉर्नर स्टोन्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन, हम हमारे डेमोक्रेसी के अंदर डेलिब्रेशन कर सकते हैं, लोगों को पावर दे सकते हैं, पावर शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोगों को क्या करवा सकते हैं, नेगोशिएशन के लिए एंगेज कर सकते हैं। ठीक है ना, कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो लो आप सामने आओ, बातचीत करो, फिर उसके थ्रू हम अपनी चीजों को क्लियर करते हैं। डेमोक्रेसी बेस्ड डिसीजन मेकिंग ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी के अंदर कुछ डिसीजन होते हैं जो अगर डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक नॉर्म और प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट टेक्स मोर टाइम टू डिसाइड ऑन एनी इशू इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द populace. Okay, next question, there are in overwhelming support for the idea of democracy all over the world. आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों, एक क्वेश्चन आता है ना कि आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों, इतना क्या ऐसा डेमोक्रेसी में खास हो चुका है कि डेमोक्रेसी को हर जगह से सपोर्ट मिलता है। ऑल सोसाइटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज कैन बी सॉल्व थ्रू डेमोक्रेसी। किसी भी टाइप की दिक्कत क्यों ना हो, डेमोक्रेसी वहां पे आपके लिए खड़ी है। रेगुलर फ्री इलेक्शन टेक प्लेस इन डेमोक्रेसीज एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर ओपन पब्लिक डिस्कशन। अगर डेमोक्रेसी है तभी आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, किसी भी टाइप से लोगों को बता सकते हो, कुछ उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो, कोई भी अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, वो आप दे सकते हो। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को, आप अपनी चीजों को, आप अपने ओपिनियंस को नहीं दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन विच सिटीजंस चूज द गवर्नमेंट्स लीडर। पीपल वांट टू बी डोमिनेटेड बाय द ऑफिशियल्स दे चूज। होता क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर एक सेल्फ गवर्नमेंट चीज आ जाती है। मतलब क्या होता है ना कि सेल्फ गवर्नमेंट होती है, हमें ये लगने लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो तो हमारी ही है, हमारे लिए ही तो काम करने के लिए ये लोग आगे आ रहे हैं, नहीं तो इनकी कोई ऐसी जरूरत थोड़ी थी। तो ये सारी चीजें हमें डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलती है। पीपल वांट टू बी डोमिनेटेड बाय द ऑफिशियल्स दे चूज। लोग क्या चाहते हैं कि वो अपने ही ऑफिशियल्स के थ्रू क्या हो, डोमिनेट हो। डेमोक्रेसीज आर वैलिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो होगी एक वैलिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी फील दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म। देखते हैं ऐसा क्यों है। डेमोक्रेसी इंकरेज सिविक्स इक्वालिटी। ठीक है, सिविक इक्वालिटी मतलब लोगों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। एवरी पर्सन ऑफ द नेशन इज ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। लॉ जो बने हैं वो सभी के लिए इक्वल बने हैं, कोई भी अलग नहीं है। एवरीवन हैज एन इक्वल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हर किसी के पास एक इक्वल राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। डेमोक्रेसी रेज पीपल्स सेंस ऑफ वर्थ। ठीक है ना, उनका जो सेंस ऑफ वर्थ है उसे ज्यादा से ज्यादा वो बढ़ाती है। इक्वल राइट्स फॉर ऑल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स प्रमोट्स ईच पर्सन्स फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है ना, सबको एक वर्थ है, सबकी एक वर्थ है, सबकी एक क्वालिटी है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि सभी को एक फ्रीडम और डिग्निटी जो है डेमोक्रेसी ही देती है। फ्रीडम और डिग्निटी जैसी जो चीजें हैं, जो शब्द हैं, वो हमें डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलेंगे, बाहर हमें ऐसी कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। वुमेन अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स एंड कास्ट दैट फेस डिस्क्रिमिनेशन रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलता है कि देखो, भले ही आप वुमन हो, भले ही आप अनप्रिविलेज्ड ग्रुप हो, भले ही आप कोई कास्ट क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर हो, सबको हम बराबरी ट्रीट करेंगे। डिसीजन मेकिंग बिकम्स बेटर अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। डेमोक्रेसी अलाउज फॉर एन ओपन डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। इसके कारण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो डिसीजंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो पाते हैं। डेमोक्रेसी ऑफर्स अ वे टू सेटल डिस्प्यूट्स। एक वे हमें ऑफर करती है जिससे हम हमारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी लोवर्स द लाइवलीहुड ऑफ सोशल अनरेस्ट विच प्रमोट्स ट्रैंक्विलिटी इन सोसाइटी। ठीक है ना, हमें एक अच्छा सोशल अनरेस्ट, मतलब क्या होता है कि सोशल अनरेस्ट का मतलब सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होना। ठीक है, अब उसको कम करने के लिए डेमोक्रेसी हमारे सामने आ जाती है। डेमोक्रेसी बोलती है देखो ऐसी कोई चीजें हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। विच प्रमोट्स ट्रैंक्विलिटी इन सोसाइटी। अगर सोशल अनरेस्ट नहीं होगा तभी तो सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी जो होगी, ट्रैंक्विलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एरर करेक्शन। लोगों को स्पेस मिल जाता है कि कोई अगर गलती हो गई है तो उसको वापस से करेक्ट कर लिया जाए। अ लॉफुल गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी। एक लॉफुल जो गवर्नमेंट है एक डेमोक्रेसी है। रेगुलर फेयर इलेक्शन आर हाउ डेमोक्रेसी गेन्स दिस सपोर्ट फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, अब आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है ना,
और आज का ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल की डिग्निटी की, फ्रीडम की, तो उसके अंदर डेमोक्रेसी एक अलग ही जगह पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि देखो हर एक इंडिविजुअल के पास उसका फ्रीडम है, हर एक इंडिविजुअल के पास उसकी एक डिग्निटी है जिसकी उसे हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी किस तरीके से इन सभी चीजों को सपोर्ट करती है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पढ़ो आगे। एवरी पर्सन इन आवर सोसाइटी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर पीपल। इन दिस रिगार्ड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर फार बेटर टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन फास्टरिंग टू पर्सनल फ्रीडम एंड डिग्निटी। हर एक पर्सन जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, और जो हमारा ये पूरा सिस्टम है ये बना ही रिस्पेक्ट देने के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारी ये गवर्नमेंट होती है, हमारी जो डेमोक्रेसी होती है, वो हर एक पर्सन को फ्रीडम और डिग्निटी के साथ रहने और जीने का एक है ना राइट देती है, एक पावर देती है। दी फॉलोइंग कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। conflict between people frequently develops because some people believe they are not treated with the same respect as others। अब देखो कन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं सोसाइटी में, क्योंकि लोगों को लगने लग जाता है कि हमें सिमिलर जो है इंटरेस्ट, हमें सिमिलर जो रिस्पेक्ट है ना वो नहीं देखने को मिल रही है, हमें किसी के इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण ही लोगों को जो के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज क्वाइट प्रिविलेंट इन नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस। अभी ऐसी चीजें हमें नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस में देखने को मिलती है, बट द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। पर डेमोक्रेसी का जो हमारा फाउंडेशन है वही रिस्पेक्ट और फ्रीडम के ऊपर है, मतलब सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोगों के पास फ्रीडम है, सभी लोगों के पास रिस्पेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्नॉलेज्ड बाय द डेमोक्रेसीज एवरीवेयर एटलीस्ट इन थ्योरी। कहीं ना कहीं मतलब थ्योरी में ही सही, पर हमने हर जगह से एक्नॉलेज किया है। इन द मेजोरिटी ऑफ सोसाइटीज मैन क्या है प्रीडोमिनेटेड, हिस्टोरिकली वुमेन्स स्टैंडिंग वाज नॉट गुड इनफ। होता क्या है ना सोसाइटी के अंदर, हम भले ही वुमन की बात करें, भले ही हम देखते हैं दलित की बात करें, कहीं ना कहीं इन्हें सोसाइटी में हमेशा से पीछे धकेला गया है। पर डेमोक्रेसी की वजह से इन सभी को हमेशा स्टैंड आउट होने का मौका मिलता है, सामने आने का मौका मिल जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज नाउ रिकॉग्नाइज इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमन। ठीक है ना, अब होता क्या है ना कि डेमोक्रेसी के कारण लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको इक्वली ट्रीट के साथ साथ उन्हें एक होता है डिग्निटी के साथ रहने का मौका दिया जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ फाइट बाय वुमेन इन अ डेमोक्रेसी इट इज सिंपलर फॉर वुमेन टू फाइट फॉर व्हाट इज नाउ मोरली एंड लीगली रॉन्ग फॉर देम। ठीक है ना, अब महिलाएं जो है लड़ सकती है अपने लिए, अपनी बातों को सामने ला सकती है। और ये लास्ट पॉइंट है, इन इंडिया विच इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, कास्ट दैट हैव हिस्टोरिकली फेस्ड डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव मोर सपोर्ट फॉर देयर डिमांड्स फॉर इक्वालिटी, फॉर अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। अब देखो इंडिया के अंदर हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम यही है कि हमारे लोग जो है ना अपनी कास्ट को सुपीरियर मानते हैं, दूसरों की कास्ट को सुपीरियर नहीं मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं, जिसके कारण उन लोगों के बीच में हो जाती है लड़ाई, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। पर हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग इक्वल है, कोई भी कास्ट वगैरह हम लोग नहीं मानते हैं। और इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो स्कोरशाला की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।